1948 में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, भारत में नया गवर्नर जनरल बनकर आया। दोस्तों, उसका शासन आधुनिक भारतीय इतिहास में एक स्मरणीय काल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसने कंपनी का विस्तार करने के लिए भारत के अंदर बहुत सारी नीतियों को अपनाया। ठीक है, युद्ध नीति सब लोग अपनाते हैं, युद्ध नीति अपनाई इसने, और इसने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नीति अपनाई थी जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति। दोस्तों, आज हम इसी नीति का जिक्र करेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति क्या थी और इसका 1857 की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों, जब आप इसको पढ़ोगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को, तो आप खुद ही कहोगे कि हाँ, ये एक बहुत बड़ी चिंगारी थी 1857 जैसी एक क्रांति लाने के लिए। तो दोस्तों, मेरा नाम राशिद है और स्टडी कैंपस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए डाल सकूँ। तो दोस्तों, हम कोरिलेट करके पढ़ेंगे 1857 की क्रांति को और उसके राजनीतिक, आर्थिक, ठीक है, सामाजिक, धार्मिक और तत्कालिक कारणों को। अभी हमारे राजनीतिक कारण चल रहे हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ लॉर्ड वेलीजली की सहायक संधि के रूप में, तो अब मेरी दूसरी वीडियो है लॉर्ड डलहौजी के रूप में। तो दोस्तों, यहाँ पर हम राज्य हड़प नीति के सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे। ये चीज़ मैं दूसरी वीडियो में समझा चुका हूँ। ठीक है, तो आज हम राज्य हड़प नीति के बारे में पढ़ेंगे, जिसको आप व्यापगत का सिद्धांत भी कह सकते हो या गोद लेने की प्रथा भी कह सकते हो। दोस्तों, अगर मैं राज्य हड़प नीति की बात करता हूँ तो ये एक ऐसी नीति थी, यदि कोई राजा जिसके पास कोई ऑथेंटिक पुत्र नहीं है, यानी कि उसका ही पुत्र नहीं है, तो वो राजा अपने साम्राज्य के आगे विस्तार के लिए जो पुत्र होते थे उनको गोद ले लेते थे, जिनको आप दत्तक पुत्र कहते हो। तो दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने हिंदू धर्म के अंदर, ठीक है, दत्तक पुत्र लेने की जो प्रथा थी उसको पूर्ण रूप से बैन कर दिया। और बैन करने के बाद जब राजा की मृत्यु हो जाती थी तो उसका कोई ऑथेंटिक उत्तराधिकारी न होने के कारण उसके राज्य को ऑटोमेटिकली अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। दोस्तों, इसको बोला गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति। ठीक है, तो आज हम इसी चीज़ को के बारे में जानेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे राज्य थे, देसी रियासतें थी, जिनको इस नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। जैसे सतारा थी, ठीक है, और आपका संभलपुर, जैतपुर, ठीक है, झांसी, नागपुर, ये ऐसी देसी सल्तनत थी, रियासतें थी, जिनको लॉर्ड डलहौजी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 1848 में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसका शासनकाल आधुनिक भारतीय इतिहास में एक स्मरणीय काल रहा, क्योंकि उसने युद्ध व व्यापक सिद्धांत के आधार पर अंग्रेज साम्राज्य का विस्तार करते हुए अनेक महत्वपूर्ण सुधारात्मक कार्यों को संपन्न किया। लॉर्ड डलहौजी ने रियासतों को 3 भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर इसने जो उपाधियाँ थी, राजाओं की जो उपाधियाँ थी, उन उपाधियों को छीनने की भी कोशिश करी। जैसे पेशवा से पेशवा की उपाधि छीनी गई, ठीक है, मुगलों से सम्राट की उपाधि छीनने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर ये असफल हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने जो उस समय के राजा थे उनकी उपाधि छीनने की यहाँ पर इन लोगों ने कोशिश की थी। तो आज हम यही चीज़ पढ़ेंगे कि ये देसी रियासतों को किस तरीके से इसने विलय किया। मैं भारतीय रियासतों के विभाजन की बात करता हूँ तो यहाँ पर 3 टाइप के यहाँ पर विभाजन दिए गए। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उसके व्यापक सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। इसने भारतीय रियासतों को 3 भागों में बांटा था। प्रथम भाग, इस वर्ग में ऐसी रियासतें शामिल थी जिसने न तो अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार की थी और न ही अंग्रेज़ों को कर देती थी। ठीक है, उनकी लिस्ट अलग बना ली, जो अंग्रेज़ों को न तो कर देती थी और न ही उनका उन्होंने घुटने टेके थे। दूसरी कौन सी थी? द्वितीय, इस वर्ग में ऐसी रियासतें भारतीय सम्मिलित थी जो पहले मुगलों व पेशवाओं के अधीन थी, पर वर्तमान में अंग्रेज़ों के अधीनस्थ हो चुकी थी और उनको कर देती थी, यानी कि अंग्रेज़ों की उन्होंने स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, लेकिन पहले वो किसके? मुगलों के और पेशवाओं के अधीन थे। तीसरे वर्ग में कौन सी आती है? इस वर्ग में ऐसी रियासतें शामिल थी
जिसे अंग्रेज़ों ने सनदों द्वारा स्थापित किया था, यानी कि अंग्रेज़ों ने अपने द्वारा स्थापित किया था। जैसे सतारा को जब लॉर्ड डलहौजी ने अपनी ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया था, तो उस समय उन्होंने कहा था कि सतारा, देखो उसका सतारा के जो राजा थे अप्पा साहिब, उनकी मृत्यु हो गई थी और वो मृत्यु से पहले कोई पुत्र गोद भी नहीं ले सके थे, तो इस वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी जो विधवा रानी थी, वो विधवा रानी सतारा का जो शासन था वो अपने हाथों में ले लेती है। परंतु यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि सतारा जो रियासत थी वो हेस्टिंग के द्वारा बनाई गई थी, तो इस वजह से उसको अवैध घोषित कर दिया जाता है और ऑटोमेटिकली सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने 3 भागों में बांटा। इन 3 भागों को आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। पहला क्या था कि जिन्होंने अंग्रेज़ों की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की थी, नहीं कर देते थे। दूसरी कौन सी थी? जो मुग़लों के या पेशवाओं के अधीन थी, परंतु वर्तमान में किसके अधीन हो गई थी? अंग्रेज़ों के अधीन हो गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गई थी। और तीसरी कौन सी थी? ऐसी रियासतें जो अंग्रेज़ों के सनद द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पॉइंट आपको लगातार याद करने हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। डलहौजी ने तय किया कि प्रथम वर्ग या श्रेणी में जो रियासतें हैं जिनके गोद लेने के अधिकार को हम नहीं छीन सकते, यानी कि ना तो वो अंग्रेज़ों के अधीन थी, ना ही कर देती थी, तो उनके गोद लेने के अधिकार को हम छीन ही नहीं सकते। तो पहली रियासत वो थी। दूसरे वर्ग या श्रेणी के अंतर्गत आने वाली रियासतों को हमारी आज्ञा से गोद लेने का अधिकार मिल सकेगा। इस पर हम अनुमति दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, लेकिन यहाँ पर अनुमति देने का प्रयास रहेगा, ये बोला गया। तीसरी क्या थी? परंतु तीसरी श्रेणी या वर्ग की रियासतों को उत्तराधिकार में गोद लेने की अनुमति कदापि नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वो रियासतें अंग्रेज़ों के सनदों द्वारा बसाई गई थीं। चौथा पॉइंट क्या है? भारतीय रियासतों का इन 3 वर्गों में विभाजन लॉर्ड डलहौजी ने अपनी मर्जी से किया। इस प्रकार डलहौजी ने अपने विलय की नीति से भारत के प्राकृतिक सीमाओं तक अंग्रेज राज्य का विस्तार कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ लेना है। राज्य हड़प नीति का सिर्फ उद्देश्य यही था कि जब भी किसी भी राजा के पास कोई उसका वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो यहाँ पर राज्य हड़प नीति के तहत उस राज्य को अवैध घोषित कर दिया जाता था और ऑटोमेटिकली राजा की मृत्यु के बाद उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। और ये जो इन्होंने 3 वर्ग बांटे, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, ये तीनों वर्ग लॉर्ड डलहौजी की दिमाग की उपज थी। और यहाँ पर इसने साफ साफ बोल दिया, जो पहले वर्ग में जो अंग्रेज़ों का अधीन बिल्कुल नहीं था, ना ही कर देते थे, वहाँ पर गोद लेने की जो प्रथा थी उसको हम बिल्कुल नहीं छीन सकते। दूसरे में क्या था कि अनुमति दे भी सकते, नहीं भी दे सकते, क्योंकि वो उनके अधीन हो चुकी थी। लेकिन बसाई किसकी थी? वो मुग़लों की या पेशवाओं की। ठीक है, तो यहाँ पर प्रयास रहता था कि चलो अनुमति दे देंगे। लेकिन तीसरी जो ये श्रेणी इन्होंने रखी, वो रखी कि यहाँ पर ये रियासतें अंग्रेज़ों के द्वारा बसाई गई है और यहाँ पर हम किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दे सकते। इस प्रकार इन्होंने इसका पूरा विस्तार कर लिया। तो ये पॉइंट आपको याद रखने, यहाँ से ये पॉइंट समझने ही पड़ेंगे आपको, तभी आप इतिहास को अच्छे से समझ सकते हो। अब आगे चलते हैं। एक इसका पूरा सिस्टम है कि किस तरीके से इन्होंने इन नीतियों को अपनाया और सबसे पहले कौन शिकार हुए। क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि सबसे पहले कौन सा शिकार हुआ था इस नीति का। तो ध्यान रखो दोस्तों, सबसे पहले होता सतारा 1848 में। डलहौजी की हड़प नीति का पहला निशाना सतारा था। कंपनी के संचालकों ने भी डलहौजी के इस कार्य का समर्थन किया, किंतु सतारा का कंपनी के राज्य में सम्मिलित किया जाना सर्वथा अनुचित था, क्योंकि सतारा का राज्य न ही कंपनी द्वारा निर्मित था और न ही कंपनी के अधीन था। इसलिए इसको हड़पना ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं था। इसका विरोध भी किया गया बहुत ज़्यादा। लेकिन होता क्या है, जो लॉर्ड डलहौजी थे, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, सतारा के जो राजा थे उनका नाम था अप्पा साहिब। वो अपनी मृत्यु से पहले किसी भी पुत्र को गोद नहीं ले सके, उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी जो विधवा रानी थी, उन्होंने पूरा शासन प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। लेकिन यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी ने ये कह के उनको अवैध करार दिया कि ये जो रियासत है ये वारेन हेस्टिंग के द्वारा बसाई गई थी। इसी वजह से सतारा को उन्होंने अपने राज्य में विलय कर लिया। ठीक है, अगला शिकार बनता है संभलपुर और जैतपुर। ये आपको ध्यान रखना, संभलपुर और जैतपुर ये बनता है 1849 में। दोस्तों, संभलपुर की बात करता हूँ तो उड़ीसा में संभलपुर राज्य है
जिसके राजा कौन थे? नारायण सिंह। कौन थे राजा? नारायण सिंह। वो निसंतान ही उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन मृत्यु से पूर्व वो कोई भी बच्चों को गोद नहीं ले सके और उनकी जो विधवा रानी थी उन्होंने शासन को अपने हाथों में लिया। किंतु डलहौजी ने सिंहासन पर रानी का अधिकार को अस्वीकृत कर दिया, ठीक है, और ये कह दिया कि इसका कोई उत्तराधिकारी ही नहीं है, और इसको अवैध घोषित करते हुए सीधा इसको अपने हाथों में ले लिया, इसकी कमान, और ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इसी तरीके से आपका जैतपुर था। जैतपुर दोस्तों आगरा के पास है ये, ठीक है, आगरा के पास है जैतपुर, और ये पड़ता है आपका बुंदेलखंड में, और ये भी राज्य हड़प नीति का शिकार बनता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये 3 राज्य जो थे, देसी रियासतें थी, इनको लॉर्ड डलहौजी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद आया दोस्तों झांसी। देखो आपने सुना होगा जो आपकी वीरांगना थी रानी लक्ष्मीबाई, जिनका बचपन का नाम मनु था, ठीक है, वो झांसी की रानी बनी। और आपने देखा होगा कि वो 1857 की क्रांति में मुख्य रूप से सक्रिय रही हैं, और उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए वो 1857 की क्रांति में वीरगति को प्राप्त हुई। तो ये भी एक कारण था, ठीक है दोस्तों, 1857 की क्रांति का। तो 1817 ईस्वी में पेशवा ने झांसी का राज्य ब्रिटिश कंपनी को दे दिया। कंपनी ने झांसी के राजा रामचंद्र के साथ एक संधि की और वचन दिया कि झांसी का राज्य राजा रामचंद्र और उसके अधिकारियों के अधिकार में वंशानुगत चलेगा। किंतु 1843 ईस्वी में झांसी के राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। निधन से पूर्व उन्होंने दामोदर राव नामक एक बालक को गोद लिया था और कंपनी ने उन्हें स्वीकृति भी दे दी थी। किंतु 20 फरवरी 1854 ईस्वी को डलहौजी ने यह निर्णय लिया कि झांसी का दत्तक पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। इन परिस्थितियों में रानी लक्ष्मीबाई ने डलहौजी को 1817 ईस्वी में संधि की याद दिलाई, लेकिन डलहौजी पर इसका किसी भी प्रकार से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, और यहाँ पर झांसी को कंपनी ने अपने राज्य में मिला लिया। और बाद में आपने सुना होगा कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी, मनु भाई थी, वो अंग्रेजों से लोहा लेती है और उनका सामना करती है, ठीक है। 1856 में वो वीरगति को लड़ते लड़ते प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो अंग्रेज जो थे ये बहुत ज़्यादा चालबाज थे। ये किसी भी प्रकार से राज्यों को हड़पना चाहते थे और किसी भी हद तक जाके ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से नागपुर के शासक राघोजी भोसले का देहांत संतानविहीन अवस्था में हो चुका था, किंतु मृत्यु से पहले वो अपनी रानी को यशवंत राव को गोद लेने की अनुमति दे दी थी, लेकिन ब्रिटिश कंपनी ने रानी को गोद लेने की स्वीकृति नहीं दी और उसने नागपुर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। दोस्तों नागपुर में इन्होंने यही नहीं किया, कंपनी ने शासक की संपत्ति को नीलाम भी कर दिया और उसको बेच दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये राजा थे, इन्होंने हर प्रकार से कंपनी के साम्राज्य को बढ़ाया, और इसके अलावा इन्होंने बाघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, इन सब का विलय करके दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कर दिया, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसकी समीक्षा क्या थी। हड़प नीति की समीक्षा। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत गोद प्रथा निषेध की नीति या राज्य हड़प नीति को अपनाया, ठीक है। गोद प्रथा या हड़प नीति को अपनाया और हड़प नीति के द्वारा अपने ब्रिटिश साम्राज्य को संगठित और सुदृढ़ कर दिया। भारत में ब्रिटिश कंपनी के राज्यों की सीमा का अत्यधिक विस्तार हुआ, किंतु डलहौजी के इस साम्राज्य विस्तार का नैतिक, न्यायिक और निष्पक्ष रूप से समर्थन नहीं किया जा सकता। डलहौजी ने हड़प नीति अनैतिकता और स्वार्थ से परिपूर्ण थी। उसके दुष्परिणाम के फलस्वरूप ही 1857 ईस्वी में भारत में अंग्रेजों को एक विशाल क्रांति देखनी पड़ी, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दिया था। दोस्तों मैंने कल ही बताया था पहले वाले वीडियो में कि कभी भी अगर इतना बड़ा संग्राम होता है जिसकी आग पूरे भारत में लगती हो, वह ऐसा नहीं होता किसी एक सैनिक ने सपना देखा और सुबह बंदूक उठा के गोली चला दी। दोस्तों इसके पीछे बहुत बड़े बड़े कारण हैं, और ये राज्य हड़प नीति भी एक बहुत बड़ा कारण था। दोस्तों यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी ने खुद ने जो देसी रियासतें थी उनको 3 भागों में बांटा, और उसके बावजूद भी जहाँ पर उसका अधिकार नहीं था उन सभी अधिकारों से ऊपर उठ के
लॉर्ड डलहौजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की हड़प नीतियों का प्रयोग करके उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मेरा नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके लिए वीडियो यहाँ पर बना सकूँ। थैंक यू दोस्तों।